Hello, my dear children. Once again, you all are welcomed on Apala Online Pathshala, where we make you wake up and fly. I'm your mentor Anurag, and today I have brought a very interesting poem from the textbook First Flight of Class 10, entitled Fire and Ice by Robert Frost. Now let's see, dear children, what we are going to learn in this video lecture of the series. First of all, we will learn the full and detailed explanation of the text given of the poem. Second, we will see the new words and phrases used in the poem and their meanings. Third, we will see the poetic devices or figure of speeches used by Robert Frost in this poem. And in the last of the video, we will see some important questions from the text. In our previous poem, Dust of Snow, we have already learnt a lot about the poet Robert Frost, who was born in 1874 and died in 1963. Robert Frost was an American romantic poet. He was four-time Pulitzer Prize winner. Robert Frost wrote numerous poems including The Road Not Taken and Stopping by Woods in a Snowy Evening. Now, dear children, before going through the line-by-line explanation of this poem, let's have a glance about the idea and message conveyed by Robert Frost here. This poem is one of Frost's best-known poems. The poem was first published in Harper's Magazine in 1920 and republished in 1923. Now, as you have seen the title of this poem, Frost has again taken two elements from nature. First is fire and second is ice. Now, I am sure, dear children, that after seeing the title of this poem, you are thinking that the poem is somewhere related with burning and freezing. But let me tell you that it is not so. Robert Frost has used these two words, fire and ice, as a metaphor. The word fire here refers to the desires and passions of people of this world, while the word ice is used for the hatred and hate in the hearts of people. आइए इसे अब थोड़ा और अच्छे तरीके से समझते हैं। कवि ने यहाँ जो वर्ड फायर यूज़ किया है वो मेटाफोरिकली इंसान के दिल में बसी हुई उसकी डिज़ायर्स और उसकी पैशंस को शो करता है। देखिए, अब हर व्यक्ति जो है वो किसी ना किसी तरीके की डिज़ायर अपने दिल में रखता है। उसके दिल में डिज़ायर हो सकती है वेल्दी होने की, उसके मन में डिज़ायर हो सकती है बहुत ज़्यादा पावरफुल बनने की, ये डिज़ायर्स हो सकती हैं लव के लिए, ये डिज़ायर्स किसी भी चीज़ के लिए हो सकती हैं। और पोएट यहाँ ये कहता है कि ये जो डिज़ायर्स हैं, ये डिज़ायर्स कहीं ना कहीं कभी ना कभी इस वर्ल्ड के डिस्ट्रक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी। यानी कि हमारे अंदर की जो डिज़ायर्स हैं जो कि किसी फायर की तरह होती हैं, वो डेफिनेटली इस वर्ल्ड के डिस्ट्रक्शन का कारण बनेगी। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से कि इस दुनिया में बहुत सारे डिक्टेटर्स हुए हैं, जैसे हिटलर हुआ, सद्दाम हुआ, मुसोलिनी हुआ। ये सभी ऐसे डिक्टेटर्स थे। अभी भी आप लोगों ने सुना होगा नॉर्थ कोरिया के जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं किम जोंग, वो भी बड़े ही डिक्टेटर किस्म के व्यक्ति हैं। तो ये जो लोग थे, डिक्टेटर्स जो थे, इनके मन में क्या थी? इनके मन में डिज़ायर्स थे। हिटलर के मन में डिज़ायर थी दैट ही वांट्स टू बिकम सुपर पावर, ही वांटेड टू बिकम द किंग ऑफ द वर्ल्ड। अलेक्जेंडर आया था तो उसके मन में थी कि वो विश्व विजेता बने, वो पूरी दुनिया के ऊपर राज करे। उनकी ये जो डिज़ायर्स थी, ये डिज़ायर्स वॉर के अंदर तब्दील हो गई। बहुत सारी लड़ाइयाँ उन लोगों ने लड़ी, एंड इन दीज वॉर्स यू ऑल नो दैट ओनली डिस्ट्रक्शन इज प्लेड। इन युद्धों में, इन झगड़ों में, इन लड़ाइयों में सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रक्शन हुआ था। अलेक्जेंडर था, उसने अपनी लड़ाइयों में बहुत सारे लोगों को मारा। किंग अशोका थे, उन्होंने भी अपनी लड़ाइयों में लाखों लाखों लोगों को मार डाला। हिटलर की वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, एंड वी ऑल नो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कितना बड़ा, कितना ह्यूज डिस्ट्रक्शन हुआ था। सो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का ये कहना बिल्कुल सही है कि फायर जो हैं वो, यानी कि हमारी डिज़ायर्स, हमारी जो पैशंस है, वो कहीं ना कहीं इस वर्ल्ड के डिस्ट्रक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं। ओके, सेकेंडली रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि अगर डिज़ायर से ये वर्ल्ड डिस्ट्रक्ट नहीं हुआ, अगर डिज़ायर से इस वर्ल्ड का एंड नहीं हुआ, तो जो आइस है वो भी इस वर्ल्ड के डिस्ट्रक्शन के लिए, इस वर्ल्ड के विनाश के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। नाउ आइस क्या है?
आइस है हमारे अंदर की कोल्डनेस, हमारे अंदर की हेट्रेडनेस, हमारे अंदर की प्रिजुडिस जो कि दूसरों के प्रति होती है। यानी हमारे मन में, हमारे अंदर जब किसी के प्रति घृणा पैदा हो जाती है, किसी के प्रति हेट्रेडनेस पैदा हो जाती है, तो हम उसके साथ में जो बिहेवियर है हमारा, वो बड़ा ही कोल्ड बिहेवियर हो जाता है, बड़ा ही रूखा सा व्यवहार हो जाता है। और डेफिनेटली ये जो हमारा कोल्ड बिहेवियर है, ये जो हमारी हेट्रेडनेस है, यही हेट्रेडनेस कभी ना कभी जो है वो एक वॉर के रूप में, एक लड़ाई के रूप में सामने आती हैं। एंड एवरीवन नोज दैट वार्स आर ऑलवेज डिस्ट्रक्टिव। युद्ध हमेशा विनाशकारी होते हैं। इन युद्धों में कभी किसी का भला नहीं हुआ। इन युद्धों में हमेशा किसी ना किसी तरीके के नुकसान ही हुए हैं, जो कि पूरी ह्यूमैनिटी को, पूरी सिविलाइजेशन को उसे भुगतना पड़ा है। Nowadays we can see that coronavirus is going on. We all are locked down in our houses, in our homes, and again this thing is coming in news. बार बार समाचारों में ये चीज़ आ रही है कि हाँ, somewhere this coronavirus is invented in the laboratory of China, and चाइना ने इसको इसलिए जो है वो बाहर लेकर आया, या इसलिए उसने इसको वर्ल्ड के अंदर भेज दिया, बिकॉज चाइना वांट्स टू बिकम द सुपर पावर ऑफ दिस वर्ल्ड। तो अगर ये बात सच होती है, देखिए आई एम नॉट हियर कंफर्मिंग द न्यूज़ कि हाँ ऐसा हुआ है क्या, बट अगर ये बात कहीं ना कहीं सच साबित होती है, चाइना अगर मान लीजिए ये जानबूझकर अगर ऐसा लेकर आया, तो यू कैन सी दैट हाउ ह्यूज द डिस्ट्रक्शन दिस वायरस हैज़ प्लेड ऑल अराउंड द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में कितना भयानक विनाश इस वायरस की वजह से हुआ है। जस्ट वाई? बिकॉज चाइना वॉन्ट्स टू बिकम सुपर पावर। तो चाइना की जो डिज़ायर है उसने कहीं ना कहीं उसको पूरी दुनिया के अंदर विनाश का कारण बना दिया है। Now let's see the detailed explanation of this poem Fire and Ice. Some say the world will end in fire. Some say in ice. For what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. So this is the first stanza of the poem. And in this stanza, Robert Frost has discussed about the two ideas prevailed about the destruction of this world. Frost says that it is said by some people that the world will end in fire. But on the other side, some say that it will be ended in ice. But the poet says that what I have tasted of desire, poet says that what he has tasted of desire, he holds with those who favor fire. तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ इस पहले स्टेंजा में कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि इस दुनिया का विनाश आग यानी कि फायर के द्वारा होगा, जबकि कुछ कहते हैं कि ये दुनिया जो है वो आइस में विनाश हो जाएगा। इस दुनिया का वो आइस के अंदर या बर्फ़ के अंदर जो है ये पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जहाँ तक मैंने लोगों की इच्छाओं को जाना है, जहाँ तक मैंने लोगों की इच्छाओं को देखा है, मैं उन लोगों के पक्ष में खड़ा हूँ, या मैं उन लोगों के साथ हूँ जो ये कहते हैं कि दुनिया फायर में एंड होगी, या इस दुनिया का विनाश फायर के रूप में होगा। यानी इस फर्स्ट स्टेंजा में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये कहना चाहते हैं कि हमारी जो डिज़ायर्स हैं, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट द वर्ड फायर is metaphorically used for the desires, for the passion, for the greed, lust and conflict of our people. Conflict of people prevailed in this world. जो भी इस दुनिया में रहते हैं, जो भी इस दुनिया के लोग हैं, उनके अंदर की जो इच्छाएं हैं, उनके अंदर की जो पैशंस हैं, जो कि इस दुनिया के लिए कभी ना कभी जाकर विनाश का कारण बनेंगे या बन सकते हैं, कवि उन्हीं को यहाँ पर फायर कह रहा है। तो कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये कहता है कि जहाँ तक मैंने लोगों के अंदर की डिज़ायर्स को देखा है, मैं ये बात बिल्कुल पुख्ता रूप से कह सकता हूँ, या मैं उन लोगों के साथ खड़ा हूँ जो ये कहते हैं कि ये दुनिया एक दिन फायर से एंड हो जाएगी। Let's see the figure of speeches used by Robert Frost in this stanza. Remember, dear children, that figure of speeches are very important to the context of these poems, because these are very short one, and it is possible that the examiner will ask you the figure of speeches. So see, in the beginning line, the word some say, the sound of sa is repeated, so it is alliteration. Similarly, in the last line, favor fire, the sound of fa is repeated, so here also alliteration is used by Robert Frost. The second figure of speech used here is anaphora.
Now let's see what anaphora is. Anaphora is the repetition of a word or expression at the beginning of two or more consecutive lines. So here you can say that in the beginning line and in the second line, the phrase some say and some say is repeated two times consecutively in the beginning of the line. So it is anaphora. Third figure of speech used by the poet is personification. Personification means when any inanimated object is presented with some living character or any animated character, it is called personification. So in this poem, the word fire and ice, objects fire and ice are animated. They are presented with the power of destruction. They are presented that they can destroy this world with their powers. So they are shown powerful like human beings. So we can say that fire and ice are personified in this stanza. Next figure of speech used by the poet is rhyme. Now after reading this stanza, you can see it is clearly evident to you that the word fire and the word desire are perfectly rhymed with each other. So it is a perfect ending rhyme used in this stanza by Robert Frost. Now let's come to the second and concluding stanza of this poem. Robert Frost says, "But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice." So in the first stanza of this poem, Robert Frost says that I hold with those who favor fire because I think that the fire or desires are quite sufficient for the destruction of this world. But in the second stanza, poet again says that if this world had to perish twice, the word perish here means to die or to destroy. So Robert Frost here says that if this world will destroy second time, definitely it will be destroyed by ice. It will be destroyed by the hatredness and the prejudice and the hate prevail in our hearts, because the hate and the hatred in our hearts leads to cruelty, and definitely the cruelty will be the end of this world. So कवि यहाँ पर कहता है कि अगर इस दुनिया को, अगर इस संसार को एक बार फिर से विनाश होना हुआ, एक बार फिर से इसको नष्ट होना हुआ, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि दूसरी बार ये दुनिया निश्चित रूप से लोगों के मन में बसी हुई घृणा और लोगों के मन में बसी हुई जो कुंठा है, जो निर्दयता है, उससे इस दुनिया का विनाश होगा। क्योंकि इस दुनिया के विनाश के लिए हमारी डिज़ायर्स और हमारे पैशन जो हैं वो जितने जिम्मेदार होंगे, उतने ही हमारे अंदर की जो क्रूएलिटी है, उतने ही हमारे अंदर की जो हेट्रेडनेस है, जो घृणा है हमारे अंदर की, वो भी इस दुनिया के विनाश के लिए जिम्मेदार होंगी। Now let's discuss about the figure of speeches used in this stanza by the poet. A figure of speech which is very prominently used in this whole poem is metaphor. Now the question arises that what is a metaphor? Metaphor is a comparison between two dissimilar objects without using as or like. The comparison is made between two dissimilar objects without the use of like and as. In this poem, you can see that fire is compared with desire and ice is compared with hatredness and hate. So in this poem, we can say that metaphor is used by Robert Frost. Another important figure of speech is used here is enjambment. Now, what is an enjambment? An enjambment is a figure of speech when an idea is stated without any pause or break. As you can see in these lines, the idea or the thought is conveyed from the beginning to the end without any break or pause. So, it is enjambment used by Robert Frost in this stanza. Now, let's see the rhyming scheme of this stanza. The rhyming scheme of these lines is A, B, A, B, A.
Thank you guys for watching this video. I'm sure that you enjoyed this video very much and it is quite informative to you also. So don't forget to share your experience in the comment box. Hit the like button and subscribe the channel. Don't forget to share it with your friends also. See you soon with another interesting video. Till then, keep smiling and keep learning.